हेलो दोस्तों, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इतिश अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बंगाल की नवाबों का एक क्रम। यह क्रम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनका संबंध भारत के मुगल सम्राटों, यूरोपीय कंपनियों से थे। इनके कुछ स्तर पर संबंध आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदात्मक और कुछ स्तर पर एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं। यही कारण है जिस वजह से इन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम दिया जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। इनमें सर्वप्रथम ब्लैक होल की घटना, उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और कुछ महत्वपूर्ण संधियां। दोस्तों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। भारत में मुगल सम्राट यानी मुगल सल्तनत की शासन व्यवस्था चल रही थी। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब अपने शासनकाल के अंतिम दौर से गुजर रहे थे। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान नाम के व्यक्ति को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शीद कुली खान नाम के व्यक्ति को, यानी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मुर्शीद कुली खान नाम के व्यक्ति को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। किसने बनाया? औरंगजेब ने। मुर्शीद कुली खान जब दीवान बना, उसी समय से ये बंगाल का वास्तविक शासक भी माना जाता है। इसने आगे चलकर मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना की। चूंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति था, ये शीघ्र ही एक स्वतंत्र शासक बन गया, शीघ्र ही एक सफल शासक बन गया। इसकी राजनीतिक पकड़ अच्छी थी। इसने बंगाल के मध्य क्षेत्र में एक जगह पर मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना की, जिस वजह से इसे बंगाल का संस्थापक भी माना जाता है। मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना की, इस वजह से इसे बंगाल का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अपने शासनकाल में नियमित रूप से मुगल सम्राट को राजस्व भेजा करता था। इसने अपनी नवाबी के दौरान एक नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए एक बड़ा कदम उठाया, जिससे लोगों में रोष उत्पन्न हुआ और इसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वह इसका विद्रोह का कारण था नए भू राजस्व बंदोबस्त। नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए इसने जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, जिससे जमींदारों में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। दोस्तों, ये जागीर भूमि और खालसा भूमि में अंतर क्या होता है, यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जागीर भूमि वह भूमि होती थी जो मुगल सम्राट के द्वारा जागीरदारों को तनख्वाह के रूप में दी जाती थी, और खालसा भूमि वह भूमि होती थी जो मुगल सम्राट के नियंत्रण में पूर्णतः रहती थी, खालसा भूमि। इसके बाद इसने एक और व्यवस्था लागू की जिसका नाम था इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था के तहत इसने किसानों से ठेके के रूप में कर वसूल करने की व्यवस्था लागू की। इजारा व्यवस्था का मतलब होता था ठेके पर राजस्व कर की वसूली करना। उसके बाद इसने गरीब खेतीहर किसानों के लिए तकाबी ऋण व्यवस्था को लागू किया। तकाबी ऋण व्यवस्था का मतलब था गरीब खेतीहर किसानों को ऋण अदा करने के पहले, यानी राजस्व जमा करने के पहले, उन्हें तकाबी ऋण व्यवस्था के तहत एक मोटी रकम प्रदान करना किसानों को। साथ ही इसने अपने नवाबी के शासनकाल में रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। हिंदू और मुसलमानों को इसने रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। दोस्तों, इस प्रकार इसका नवाबी का सफर तय होता है। इसके पश्चात 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात इसका एक दवाद हुआ करता था जिसका नाम था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। 1727 से 1739 ईस्वी तक शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब रहता है। शुजाउद्दीन चूंकि बंगाल का नवाब बन चुका था, नवाबी के कार्यकाल के दौरान बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके अधीन हो गई थी। इस वजह से इसने अपने नजदीकी व्यक्ति यानी अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया था। बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां बन जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अलीवर्दी खां 1733 ईस्वी में बिहार का नायब सूबेदार बन जाता है। ये अलीवर्दी खां को आप याद करके रखेंगे क्योंकि आगे चल के ये एक बड़ा गेम खेलता है और काफी समय तक बंगाल की नवाबी की गद्दी पर बैठा रहता है।
1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र यानी सरफराज खां इनका उत्तराधिकारी बनता है और बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। सरफराज खां हैदर जंग की उपाधि धारण करके बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठता है। हैदर जंग की उपाधि धारण करके ये बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठता है। कौन? सरफराज खां। 1739 से 1740 ईस्वी तक ये नवाबी संभालता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, अलीवर्दी खान नाम के व्यक्ति ने, जो कि सुजाउद्दीन ने इसे बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, 1740 ईस्वी में गिरिया नामक स्थान पर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अलीवर्दी के नीचे, 1740 ईस्वी में गिरिया नामक स्थान पर ये अलीवर्दी खान सरफराज खां की हत्या कर देता है। उस समय भारत का मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हुआ करता था। मोहम्मद शाह से मिलकर ये इस घटना को अंजाम देता है और अगला नवाब 1740 ईस्वी में बंगाल का बन जाता है अलीवर्दी। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक यानी 16 वर्षों तक बंगाल का नवाब रहता है। गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर देता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। यह अलीवर्दी खां 2 करोड़ रुपए की धनराशि मुगल सम्राट को भेजता है और उसके बदले में अपने पद को स्थायी स्वीकृति प्रदान करवा लेता है। साथ ही गद्दी पर अधिकार करने के पश्चात गद्दी की पुष्टि के लिए ये एक बार फिर मुगल सम्राट को नजराना भेजता है और अपनी गद्दी की पुष्टि करवा लेता है। इस प्रकार ये एक स्वतंत्र शासक धीरे धीरे बनता जाता है। उसके बाद ये अपने 16 वर्ष के शासनकाल में किसी भी मुगल सम्राट को कभी इसने कोई राजस्व कर नहीं भेजा। दोस्तों एक सशक्त व्यक्ति था, राजनीतिक पकड़ अच्छी थी, इस वजह से ये शीघ्र ही एक स्वतंत्र शासक बन गया। मुगल सम्राट के लिए ये नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। उसी दौरान महाराष्ट्र में एक साम्राज्य हुआ करता था, मराठा साम्राज्य। वो अच्छे से अपना शासन चला रहा था और मुगल सम्राट के सरदार हुआ करते थे, मराठा सम्राट के सरदार हुआ करते थे रघु जी। रघु जी ने अलीवर्दी खां को प्रस्ताव भेजा कि आप उड़ीसा सहित हमारी चौथ रूपी कर व्यवस्था को स्वीकार कर लें, लेकिन अलीवर्दी खां नहीं माना। अंततः उसे मानना पड़ा। अलीवर्दी खां रघु जी से 1751 ईस्वी में संधि कर लेता है और संधि के तहत ये उड़ीसा क्षेत्र अलीवर्दी खां मराठा सम्राट रघु जी को दे देता है और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में रघु जी को देने की बात को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों इसके बाद ये अलीवर्दी खां ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की हुई है यूरोपीय कंपनियों के विषय में। उसने कहा है कि यूरोपीय कंपनियों को यूरोपीय लोगों की तुलना उससे मधुमक्खी के छत्ते की तरह की है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में इनका लाभ शहद के रूप में ले सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उक्ति है, इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अलीवर्दी खां अपने वृद्धावस्था के समय में से गुजर रहा था और इसके 3 पुत्रियां हुआ करती थी। दोस्तों 3 पुत्रियां हुआ करती थी, इसका अपना कोई बेटा नहीं था। तीनों पुत्रियों के इसने विवाह कर रखे थे। पहली पुत्री का विवाह इसने ढाका में किया हुआ था और दूसरी पुत्री का विवाह पूर्णिया के नरेश, पहली का ढाका, दूसरी का पूर्णिया के नरेश और तीसरी का इसने पटना शासकों के साथ कर दिया था। इन्हीं पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, यानी अलीवर्दी खां का दोहित पुत्र सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इसे अपने जीवित ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का बन जाता है अगला नवाब। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठने के समय उसके सामने 3 प्रमुख उसके शत्रु थे। एक उसकी मौसी घसीटी बेगम, दूसरी पूर्णिया के नरेश शौकत जंग और कुछ अंग्रेज अधिकारी। दोस्तों सर्वप्रथम इसने 1756 ईस्वी में शौकत जंग पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। उसके पश्चात इसने क्या किया, सिराजुद्दौला जो कि क्रम में यहाँ पर बताए गए हैं, इनको मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 1756 से 1757 ईस्वी तक सिराजुद्दौला शासन करते हैं।
1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के राजा शौकत जंग को पराजित कर देते हैं सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में ही यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, जिसकी वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियां अपने गोदामों का दुर्गीकरण करना प्रारंभ कर देती हैं, यानी किलाबंदी करना प्रारंभ कर देती हैं। सिराजुद्दौला को यह बात उचित नहीं लगती है और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार बिहार पर अधिकार कर लिया। 4 जून 1756 ईस्वी में आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात दोस्तों होता क्या है कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने गोदामों का दुर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। सिराजुद्दौला मना करते हैं, पर अंग्रेज नहीं मानते हैं। उस दौरान फ्रांसीसी अपने कार्य को रोक देते हैं, किलाबंदी निर्माण कार्य को रोक देते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो सिराजुद्दौला को ये बात गलत लगती है, क्योंकि वो नवाब थे और उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर आक्रमण करते हैं, यानी 5 दिन के घेरे के अंदर 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अधिकार कर लेते हैं। इस दौरान युद्ध भी हुआ, जिसमें कई अंग्रेज सैनिक अधिकारी भाग खड़े हुए। अंग्रेज गवर्नर और कुछ सेनापति, सेना नायक और कुछ अन्य अधिकारी। दोस्तों बताया जाता है कि ये सैन्य अधिकारी भागकर एक फुल्टा नामक द्वीप पर इन्होंने जाके शरण ली और ये इस प्रकार फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जे.जेड नाम का व्यक्ति था, जे.जेड हॉलवेल नाम का व्यक्ति था। उसने ब्लैक होल की घटना की पुष्टि की है। उसने कहा है कि 20 जून 1756 ईस्वी को जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर चढ़ाई की, उसी दौरान 146 व्यक्तियों को, अंग्रेज सैनिकों को इसने बंदी बनाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 की रात को जब सुबह उसे कमरे को खोला गया तो हॉलवेल सहित, जे.जेड हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। बाकी सभी व्यक्ति मारे गए थे। 146 व्यक्ति में से 23 व्यक्ति जीवित बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, अंग्रेजों को एक बड़ा सदमा लग जाता है। एक काफी बड़ी मात्रा में अंग्रेज सैनिक मारे जाते हैं छोटे से युद्ध में। हालांकि इसको छोटा तो नहीं कहा जा सकता है। सिराजुद्दौला ने एक आक्रामक रूप में इन पर आक्रमण किया था, क्योंकि ये अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ कार्य कर रहे थे। दोस्तों अंग्रेजों को ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि अंग्रेज अपनी नीतियों में असफल हो जाते हैं। इस वजह से अंग्रेज गवर्नर यानी क्लाइव ने मानिकचंद नाम के व्यक्ति से को रिश्वत देकर फोर्ट विलियम पर पुनः ये अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज फोर्ट विलियम किले पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद इस सामंजस्य के तौर पर 9 फरवरी 1757 ईस्वी को क्लाइव और नवाब के बीच में एक संधि होती है, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि में कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि अंग्रेज एक दूसरे के क्षेत्र को हथियाने का प्रयास नहीं करेंगे और जिस प्रकार नवाब का आदेश रहेगा उसी अनुसार वो कार्य करेंगे। संधि के पश्चात अंग्रेजों के विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो जाते हैं और उसी दौरान ये 1757 ईस्वी में मुंबई में एक सिक्का ढालने की टकसाल भी स्थापित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में 13 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव और बाटसन मिलकर फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लेते हैं, जिसे सिराजुद्दौला नवाब ने अलीनगर संधि का उल्लंघन बताया
और वास्तविक ये उल्लंघन ही था। इस वजह से क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि नवाब के अपने प्रमुख अधिकारी नवाब से असंतुष्ट थे और गवर्नर क्लाइव ने इन्हीं व्यक्तियों का लाभ उठाकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा एक मानिक अमीन चंद नाम के व्यक्ति थे, जिनके माध्यम से ये क्लाइव इन व्यक्तियों तक पहुंचे और अंदर ही अंदर एक गोपनीय तौर पर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इनमें से ये नवाब के प्रमुख व्यक्तियों में से व्यक्ति थे एक मीर जाफर, नवाब का प्रमुख प्रधान सेना नायक, और राय दुर्लभ, लतीफ, जगत सेठ, मालिक अमीन चंद। ये प्रमुख नवाब के अपने व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने नवाब के साथ में की गद्दारी, जिस वजह से नवाब को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये षड्यंत्र रच रहे थे नवाब के प्रति। उसी दौरान इन्होंने 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला के साथ में कुछ उनके अधिकारी और फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात वो मारे गए। सिराजुद्दौला जान बचाकर अपने राजधानी नगर मुर्शिदाबाद पहुंचा और वहां पर मीर जाफर का पुत्र था मीरन, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। इस प्रकार दोस्तों ये प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं और प्लासी की सफलता के पश्चात बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। दोस्तों, ये एक धोखेबाज व्यक्ति था जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों के षड्यंत्र के इसने धोखा दिया, जिस वजह से इसे अंग्रेज इससे प्रसन्न थे और अंग्रेजों ने इसे नवाब बनाया था। दोस्तों, मुर्शिदाबाद के लोगों ने इसे कुछ संधियां दी हुई हैं, कुछ इसके विषय में टिप्पणियां की हैं, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुर्शिदाबाद के लोगों ने इसे कर्नल क्लाइव का गधा के नाम से संबोधित किया। मुर्शिदाबाद के लोगों ने इसे कर्नल क्लाइव के गधे के नाम से संबोधित किया। वहीं क्लाइव के हाथों की कठपुतली इसे कहा जाता है और इसके नवाबी के दौरान भारत में अंग्रेजों की बांटो व राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। ये हमारे देश की गुलामी के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलामी में, देश को गुलाम बनाने में मीर जाफर ने। इसके पश्चात 1760 ईस्वी में जो कि क्लाइव था ब्रिटिश गवर्नर, वो पुनः अपने स्वदेश यानी इंग्लैंड लौट जाता है। उसी दौरान मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बन जाता है 1760 से 1763 ईस्वी में। मीर कासिम दूसरा एक शक्तिशाली नवाब था, योग्य नवाब था बंगाल के लिए। अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम एक श्रेष्ठ और योग्य नवाब मिला किसे बंगाल को। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक रहते हैं। ये षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर रखी थी, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य भी कम था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी कम था यहाँ पर, और ये षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर भी रहना पसंद था इनको। मीर कासिम ने एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया। पटना में व्यापारिक कोठी के एक प्रमुख अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था एलिस। उसे मीर कासिम ने पराजित कर दिया और पटना पर अधिकार कर लिया। यह घटना अंग्रेजों को गलत साबित हुई, जिस वजह से अंग्रेजों ने एक घोषणा की। ब्रिटिश कंपनी ने घोषणा के द्वारा बंगाल का अगला नवाब
मीर जाफर को घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों को मना करने की चेतावनी दी गई, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और अंग्रेजों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, यानी पहले राजधानी हमारी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसके बाद इसने मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की, मुंगेर को बनाया। पटना के व्यापारी कोठी का प्रमुख अंग्रेज अधिकारी एलिस को इसने पराजित कर अधिकार कर लिया, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बक्सर की युद्ध का कारण बना। मैंने जैसा कि आपको बताया है, क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की घोषणा कर दी और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, मीर जाफर ने इन्हें मना युद्ध न करने की चेतावनी दी, लेकिन ये नहीं माने। मीर जाफर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचते हैं, जो कि शुजा-उद-दौला अवध के नवाब हुआ करते थे उस समय। वहां उनसे सहायता के लिए ये मीर कासिम पहुंचते हैं अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला वहां उपस्थित था। उस समय वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम भी उपस्थित थे। ये तीनों में मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट तीनों के मध्य एक संधि हुई और युद्ध में भाग लेने के लिए एक समझौता हुआ। तीनों ने एक त्रिगुट संधि के रूप में अपनी सेना को एकत्रित किया और बक्सर नामक स्थान पर अपने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने डेरा डाल दिए। दोस्तों, अंग्रेजों का सेना नायक हेक्टर मुनरो नाम का व्यक्ति था। हेक्टर मुनरो नाम का ये व्यक्ति था जो अंग्रेजों की तरफ से बक्सर की लड़ाई में सैन्य नेतृत्व किया था इसने। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने इस त्रिगुट सेना को पराजित कर दिया और बक्सर के युद्ध को जीत लिया। इस प्रकार दोस्तों, बक्सर की युद्ध की सफलता के पश्चात अंग्रेजों का वास्तविक आधिपत्य स्थापित हुआ भारत में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1760 ईस्वी के बाद, जब 1760 ईस्वी में क्लाइव चला गया था अपने स्वदेश, उसके बाद वो वापस आया भारत में ब्रिटिश गवर्नर बनकर। उस दौरान इसने यहाँ पर एक बात छूट रही है, जो कि मीर कासिम नवाब था। मीर कासिम को के विरुद्ध उसने घोषणा कर दी थी कि अगला नवाब मीर जाफर बनेगा, तो मीर जाफर अगला नवाब बन जाता है। पुनः मीर जाफर बन जाते हैं बंगाल के नवाब 1763 से 1764 ईस्वी में। बाद में 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसका एक अबोध पुत्र था नब्ज-उद-दौला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नब्ज-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है। उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नर बनकर क्लाइव वापस भारत आ जाता है और नब्ज-उद-दौला से कुछ संधि करता है। नब्ज-उद-दौला तो चूंकि उसका आदमी था, तो उससे कुछ विशेष संधि करने की उसे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्लाइव ने उस दौरान 2 महत्वपूर्ण संधियां की नब्ज-उद-दौला के नवाबी के कार्यकाल के दौरान। यह संधि थी जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रथम संधि हुई इलाहाबाद के नाम से, और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये संधि अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और मुगल सम्राट व अवध के नवाब के मध्य हुई। ये संधि हो जाती है। उसके बाद नवाब और मुगल सम्राट अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, थोड़ी शांति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से ये था आज का हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लैक होल की घटना घटती है 20 जून 1756 ईस्वी को। उसके बाद ये अलीनगर की संधि होती है, किस प्रकार ये संधि का उल्लंघन करते हैं और किस प्रकार ये प्लासी का युद्ध होता है। ये महत्वपूर्ण युद्ध होता है प्लासी का। उसके पश्चात बक्सर का युद्ध किस प्रकार होता है
और इलाहाबाद की संधियां किस प्रकार होती हैं, किसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमाया और किसने अंग्रेजों का विरोध किया, ये सारी बातें मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इनका क्रम भी दिया हुआ है, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, पुनः मीर जाफर, उसके बाद नफीउद्दौला। इनके क्रम से भी परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनसे तो प्रश्न आते ही हैं। इस प्रकार ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे प्रश्न बन जाते हैं। और ये एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारत में ये चैप्टर मध्यस्थता का कार्य करता है। इसको समझने के बाद इसके आगे का और पीछे का दोनों प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि मुझे क्या और अधिक अच्छा इसमें करना है, जिससे मैं आपको और अधिक अच्छा वीडियो बना के दे सकूं। नमस्कार दोस्तों।